पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि अगस्टिन एज, जिसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी, न्यू क्लासिकल एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ स्कैंडल और एज ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं। ये कब शुरू हुई थी ये भी बताया गया, और आपको वो सारा लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और वो लाजमी देखें, तब जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअली एज, अगस्टिन एज है क्या। मुख्तसर बताऊंगा कि 18वीं सदी में इंग्लैंड की क्वीन जो थी वो मलका एन थी, उसने तख्त संभाला हुआ था, हुकूमत कर रही थी, मुल्क को संभाला हुआ था, और इस दौर के राइटर्स की दिलचस्पी क्लासिकल वर्क में बढ़ती जा रही थी जो ग्रीक और लैटिन में थे। अब क्योंकि इन राइटर्स का जो मरकज़ था, दिलचस्पी, जो इंटरेस्ट था वो क्लासिकल वर्क था, तो इन्होंने कॉपी करना शुरू कर दिया। किन को? क्लासिकल वर्क को। और अपनी जो एबिलिटीज़ थी, अपनी जो इमेजिनेशन थी, 18वीं सदी के राइटर्स ने खो दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ग्रीक राइटर्स को, क्लासिकल वर्क को कॉपी करना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं कि अगस्टिन एज को अगस्टिन एज कहते क्यों है। अगस्टस नाम का एक किंग था, रोमन किंग। इस दौर में पॉलिटिकल स्टार्स लिखी गई। अब जब 18वीं सदी के राइटर्स ने अगस्टस किंग, जो कि रोमन किंग था, उस दौर के काम को देखा, क्लासिकल वर्क को देखा, तो इन्होंने क्या किया कि अगस्टस रोमन किंग के जो राइटर्स थे उनको कॉपी करना शुरू कर दिया, और उन राइटर्स के नाम वर्जिल, होरेस और ओविड थे। अब ये तो बात हो गई अगस्टस एज की। अब बात करते हैं कि अगस्टस एज के राइटर्स ने जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर लिखी उनमें क्या डिफरेंस था। तो सबसे पहले प्रोज राइटिंग को हम देखते हैं। प्रोज राइटिंग में एसेज के थ्रू स्टायर हुआ करता था। प्रोज और एसेज को डेवलप करने का काम दो राइटर्स के ज़िम्मे था। वो एक का नाम जोसेफ एडिसन और दूसरे का नाम रिचर्ड स्टील था। इन दो राइटर्स ने द स्पेक्टेटर लिखी, जो कि बहुत कामयाब जर्नल था। इसके आने के बाद पॉलिटिशियंस को न्यूज़ और प्रेस की पावर का पता चला। यहाँ पर एक और अहम बात आपसे शेयर करता जाऊँ कि लंदन के कुछ बुक सेलर्स ने मिलकर एक बहुत मशहूर एसेस्ट, जिसे सैमुअल जॉनसन कहते हैं, कमीशन बनाया और कहा कि इंग्लिश ज़ुबान के लिए कुछ ऐसा बनाओ जिससे इंग्लिश लैंग्वेज को फ़ायदा हो, एडवांटेज हो। तो सैमुअल ने क्या किया, 9 साल लगातार मेहनत करके 6 असिस्टेंट के साथ मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पहली डिक्शनरी बनाई। जी हाँ, जो आजकल आप डिक्शनरी यूज़ कर रहे हो, तो इसका फाउंडर कौन है? 6 असिस्टेंट के साथ सैमुअल जॉनसन की 9 साल की मेहनत शामिल है इस डिक्शनरी के पीछे। ये जो डिक्शनरी है जो सैमुअल जॉनसन ने बनाई थी, 40,000 वर्ड्स पर मुश्तमिल थी, और कहा जाता है कि 1 लाख कोटेशंस के साथ बनाई गई थी। इसी पीरियड के दूसरे जो चिराग थे प्रोज राइटिंग में, वो डैनियल डेफो थे। ये एक जर्नलिस्ट थे, और इनका सबसे मशहूर वर्क रॉबिन्सन क्रूसो था। जर्नलिज्म और प्रोज राइटिंग से इस एज में नावल्स का लिखना भी बाकायदा मंजर आम पर आया। इससे पहले नावल्स लिखे जा चुके थे, लेकिन इस एज में नावल ज़्यादा लिखे जाने लगे। अब एक और अहम खुलासा यहाँ पर ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्या आपने सेंटिमेंटल नावल का नाम सुना है? जी हाँ, ये नावल की काइंड भी है। इस एज में सामने आई, अगस्टिन एज में 18वीं सदी में सामने आया ये सेंटिमेंटल नावल, और इसका स्टार्ट एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ कैपिटलिज्म है, उन्होंने अपने एक वर्क जो कि 1759 में लिखा था, और उसका नाम द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, जिसमें इन्होंने सेंटिमेंट्स पर फोकस किया। इसके इसी वर्क ने सेंटिमेंटल नावल्स को लिखने में
बड़ा रोल अदा किया। तो आज आपको पता चला कि सेंटिमेंटल नावल आया कहाँ से, और ये बताने का मकसद भी ये था कि अगस्टिन एज में सेंटिमेंटल लिटरेचर भी ज़रूरी था समझना। देखा जाए तो नावल्स लिखने की शुरुआत भी जर्नलिस्ट ने की थी। डैनियल डेफियो ने रॉबिन्सन क्रूसो लिखी, जो कि जोनाथन स्विफ्ट ने उसी दौर में गुलिवर ट्रैवल्स लिखा था। और एक और अहम बात, सेंटिमेंटल नावल लिखने की पहली ट्राई सैमुअल रिचर्डसन ने अपने नावल पैमेला लिखकर की थी। फिर ओलिवर गोल्डस्मिथ ने द विकर ऑफ वेकफील्ड लिखी। इसी तरह सैमुअल रिचर्डसन ने पैमेला लिखी। हेनरी फील्डिंग ने पैमेला के जवाब में स्टायर करने के लिए शर्मिला लिखी, और जोसेफ एंड्रूज भी साथ लिख डाली हेनरी फील्डिंग ने। क्यों लिखी? क्योंकि सैमुअल रिचर्डसन ने पैमेला लिखी। तो जो बाद में पहले पार्ट 1 में आपको बताया था कि ये वो दौर था जब राइटर्स अपने वर्क के साथ साथ दूसरा जो राइटर था उस पर तनकीद करता था। दूसरा वर्क अगर किसी राइटर ने पहले राइटर पर तनकीद की तो दूसरे राइटर को फर्ज बन जाता है कि मैंने भी अब इस पर तनकीद करनी है। हेनरी अपने नावल्स का प्लॉट सैमुअल जैसा ही रखता था, सैमुअल रिचर्डसन के प्लॉट की तरह मिलता था उसका। इन्हीं दो नावलिस्ट की तरह दो और नावलिस्ट थे जो एक दूसरे पर स्टायर करते थे। पहला लॉरेंस टोबियास स्मॉलेट, ये भी जर्नलिस्ट थे। इस एज में जो बड़े नाम स्टायर में माने जाते हैं वो जोनाथन स्विफ्ट और अलेक्जेंडर पोप हैं। तो पता होना चाहिए कि ये दो राइटर्स जो थे वो इस एज में छाए हुए थे। अब बात करते हैं इस एज की पोइट्री के मुतालिक। इस एज में पोइट्री के अंदर स्टायर पाई जाती थी, और पोइट्री को डोमिनेट करने वाले राइटर जो थे इस एज के वो अलेक्जेंडर पोप थे। पोप की पोइट्री में एनिमीज या मुखालिफ कम थे, मगर पर्सनल लाइफ में राइवल्स बहुत भरे पड़े थे, मुखालिफ बहुत पड़े थे पर्सनल लाइफ की। पोप अपने राइटर्स को डेंसस कहते थे, बुलाते थे। इस दौर में पोप के एक राइवल थे जिसका नाम एम्ब्रोज फिलिप्स थे, जो कि ख़ुद भी एक नामवर पोइट थे, और एक दोस्त भी इसी दौर में अलेक्जेंडर पोप के थे जिसका नाम जॉन गे थे। अलेक्जेंडर पोप का सबसे बड़ा काम इलियड और ओडेसी की ट्रांसलेशन था। इनके अलावा सारे के सारे पोइट्स क्लासिकल वर्क पे काम करते थे। इस दौर में स्टायर पर स्टायर लिखी जा रही थी, तो इसी दौर में पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पर लिखी जाने वाली शायरी भी सामने आई, जो किसी को स्टायर करने के लिए नहीं लिखी गई, किसी पे तनकीद करने के लिए नहीं लिखी गई। अब थोड़ा बात कर लेते हैं ड्रामा पर। 1737 में लाइसेंसिंग एक्ट लाया गया। ड्रामास के ऊपर सेंसर लगाया गया था। ड्रामा अगर देखा जाए तो ड्रामा में हेनरी फील्डिंग काफ़ी दबंग टाइप ड्रामा निगार थे, किसी से भी नहीं डरते थे। ये काफ़ी ना डरने वाले इंसान थे, राइटर थे। नॉट इवन फ्रॉम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम रॉबर्ट वॉलपोल से भी नहीं डरते थे। इतने ये बहादुर किस्म के राइटर थे हेनरी फील्डिंग। अब सेंसर लगने की वजह से क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही थी। प्ले राइट्स सेंसर के खौफ से कुछ ख़ास नहीं लिख पा रहे थे, और यही वजह थी कि प्ले राइट्स ने पुराने ड्रामों को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, और लोगों को फिर बाकायदा तौर पर पता चला कि विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं। इस एज में जाकर शेक्सपियर को एक बड़े लेवल पर, यूनिवर्सल लेवल पर पहचान मिली। इसी दौर में ड्रामा में ओलिवर गोल्डस्मिथ ने एक ड्रामा लिखा जिसका नाम शी स्टूप्स टू कनकर। अब बात करते हैं इस दौर के की फैक्ट्स कि इस दौर के की फैक्ट्स क्या हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है तो मैं आपको की फैक्ट्स बता देता हूँ कि मोक एपिक सामने आई, न्यू क्लासिसिज्म पर लिखा जाने लगा, नावल बेहतरीन तौर पर बाकायदा तौर पर सामने आया क्योंकि जर्नलिस्ट ने नावल को बाकायदा स्टार्ट किया। पॉलिटिकल क्रिटिकी यहाँ पे हुआ था। फिर जर्नलिज्म सामने आया बाकायदा तौर पर 18th सेंचुरी में।
प्रिंट टेक्नोलॉजी बढ़ गई, जिसकी वजह से राइटर्स और उनके काम को पढ़ने वाले लोग बढ़ गए थे, प्रिंटिंग प्रेस आम हो गई थी। होप ये आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करते हो जाएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते हो जाएगा, और बाकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक्स भी आएंगे, और जितने भी बाकी पिछले टॉपिक्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।